हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, कट्टरपंथियों पर ममता क्यों। माली मैरिज बंद करने के लिए वो लोग को काउंसिलिंग किया, गार्जियन लोग का कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद नेशनल एंथम स्टार्ट किया स्कूल में, जो स्कूल में कभी नहीं होता था। हम बोले नेशनल एंथम तो स्कूल में होना चाहिए, पीआर में तो होना चाहिए। कुछ मुस्लिम वहाँ का कुछ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है, वो लोग को थोड़ा एंगर हो गया। वो लोग कुछ मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का खिलाफ था, कुछ टीचर भी खिलाफ था। बोले मानेगा नहीं, भारत विदाता है, कैसे मुस्लिम लोग का हो सकता है एंटी इस्लाम है, आप क्यों कर रहे हैं, कहे गए। यह है कोलकाता में मौजूद एक सरकारी मदरसे के हेडमास्टर काजी मासूम अख्तर। इनका आरोप है कि 9 महीने पहले इनकी इसलिए जमकर पिटाई की गई क्योंकि इन्होंने छात्रों से राष्ट्रीय गान गाने को कहा। इनका आरोप है कि इनकी मदद पुलिस नहीं कर रही है और 9 महीने से ये स्कूल नहीं जा पाए हैं। अब इन्होंने तबादले की अर्जी दी है। रविवार को मालदा के कालिया चौक में मुसलमानों ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के एक पुराने बयान के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन किया था। देखते ही देखते रैली हिंसक झड़पों में बदल गई। जमकर आगजनी हुई और लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि ये एक बड़ी साजिश थी, लेकिन अब तक इतनी बड़ी हिंसा में महज 10 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में मुस्लिम कट्टरवाद बढ़ रहा है, पिछले दिनों मालदा जिले में जो घटनाएं हुई है, और प्रशासन और शासन का मौन इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो मुस्लिम कट्टरवाद को समर्थन करना चाहते हैं वोट बैंक के कारण। जिस भी प्रदेश में चुनाव नजदीक आते हैं वहां ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं और वो कोई न कोई प्रेटेक्स्ट में वहां दंगे फसाद कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए निश्चित ही वेस्ट बंगाल सरकार को सचेत होना होगा। लेकिन हवा में जहर घोलने के लिए मानो ये घटनाएं कम न हो, नेता भी अपनी भूमिका इसमें बखूबी निभा रहे हैं। टीएमसी के सांसद इदरीस अली ने ऐसा ही एक जहरीला बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि पीएम मोदी के आतंकियों से संबंध है, इसलिए पठानकोट हमला हुआ। हालांकि अपने इस बयान पर वो पार्टी से नोटिस भी पा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि ममता सरकार ऐसे जहरीले बोल बोलने और कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब करेगी। क्या जो जो चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। वजह चाहे जो भी रहे, लेकिन सवाल हर बार ममता सरकार से ही पूछा जाएगा। इन सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पश्चिम बंगाल सरकार मुस्लिम कट्टरपंथ की अनदेखी कर रही है। एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार मुस्लिम कट्टरपंथ की अनदेखी कर रही है। हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आपके एसएमएस का हमको इंतजार रहेगा। #HTP और #ममता की चुप्पी के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। मैं आपको बता दूं कि हम तृणमूल कांग्रेस का कोई भी मेहमान, सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता इस डिबेट में हमारे साथ नहीं जुड़ा है। उन्होंने तय किया कि हम इस मसले पर डिबेट में नहीं आएंगे और उनके नहीं आने की वजह से बीते 2 दिनों से ये डिबेट हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज जब तीसरी बार उनकी तरफ से मना आया, तब भी हमने तय किया कि नहीं, ये खबर देश के लिए, जनता के लिए ज़रूरी है, उन पर आना चाहिए लोगों की राय, भले ही तृणमूल कांग्रेस उसमें आए या ना आए। मेहमानों का परिचय मैं आपसे कराता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर ओम प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ खुद वो हेडमास्टर, पीड़ित हेडमास्टर काजी मासूम अख्तर साहब हैं कलकत्ता से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने ये दुख झेला राष्ट्रगान को लेकर। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजा अकेडमी के सदस्य मौलाना खलील उर रहमान नूरी साहब। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 45 सेकंड का हम ओपनिंग राउंड रखते हैं अपनी बात रखने के लिए, जिसमें दूसरे वक्ता को इंटरवीन नहीं करने दिया जाता। और फिर एक बार जब चारों वक्ताओं की बात हो जाएगी तब मैं डिबेट को ओपन करूंगा, तब आप एक दूसरे के बीच में बोल सकते हैं। पहला सवाल अख्तर साहब मेरा आपसे है, और ये मैं पॉइंटेडली आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप स्कूल में राष्ट्रगान को, नेशनल एंथम को गाने देना चाहते थे, आप चाहते थे कि आपके बच्चे उसको फॉलो करें।
9 महीने पहले की ये घटना है। आज 9 महीने बाद सुर्खियों में क्यों आ रही है, जब चुनाव सर पर आ चुके हैं, 2-3 महीने के भीतर चुनावों की घोषणा हो रही है। क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, किसी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहे अख्तर साहब आप? पहले जो बात है, हम कुछ पॉलिटिक्स नहीं करता, हम कुछ राजनीति नहीं करता। 9 मास बाद ये जो बात उठा है, हम तो खुद से उठाए नहीं, कुछ न्यूज़पेपर, 2-1 न्यूज़पेपर पुराना जो बात था उसको उठाया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर ने, वो लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से मिला था, वो लोग उठाया था। उसके बाद जो बाकी चैनल जो है हमको हर वक्त पूछ रहे थे क्या बात है, क्या बात है। हम बोला जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है ये चीज़ को टेकअप किया है। हमारा जो सर्विस अभी तो स्कूल में नहीं जा सका, क्योंकि वहाँ अगर रिटर्न होगा तो तकलीफ है, पुलिस का ऐसे ही रिपोर्ट है, फिर भी अटैक हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट है, इसलिए हम तो स्कूल में रिटर्न नहीं हो सका। मगर हमारा जो सर्विस इसको सिक्योर किया गवर्नमेंट ने। ठीक है अख्तर साहब, 45 सेकंड हो गए, लेकिन आपने अपनी बात कहने में कम से कम ये सफलता पाई कि आप कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। ये खबर अचानक सामने आई, लोगों ने फॉलो किया, इसलिए आज आप कैमरे के सामने हैं। मिश्रा साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप कलकत्ता से मेरे साथ हैं और वहाँ जो कुछ हो रहा है बीते कुछ दिनों से, मैं ज़रूर चाहूँगा कांग्रेस पार्टी की राय। मालदा की हिंसक घटना, अख्तर साहब के साथ मारपीट की घटना, और तो और तृणमूल कांग्रेस के नेता इदरीस अली का प्रधानमंत्री को लेकर दिया गया एक आपत्तिजनक बयान, और ममता बनर्जी की चुप्पी, कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? अवस्थी जी, आपके 4 सवाल हैं। पहले कह दूं, जो इदरीस अली का जो बयान है वो बहुत ही घटिया बयान है। इदरीस अली एक कट्टरपंथी हैं, तृणमूल कांग्रेस का आश्रय उनको मिला हुआ है, और ये पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है जो इदरीस अली हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं भारतवर्ष के लोकसभा में। दूसरी बात रही काजी मासूम अख्तर साहब के, आपके चैनल में, दूसरे चैनल में पहले भी मैं उनके प्रति हमदर्दी मैंने हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने व्यक्त किया था, किंतु इतना ही काफी नहीं होगा। यहाँ तृणमूल कांग्रेस कट्टरपंथियों का आपका जो सवाल है, मैं आपके सवाल से सहमत हूँ। ठीक है, तो यहाँ 45 सेकंड में लौटूंगा मिश्रा साहब आपके पास, लेकिन आप ये बात कहने में कामयाब रहे कि तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को बचा रही है। संबित पात्रा, क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? संबित जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका फोन मिलेगा। हम इस बीच में नूरी साहब, मैं आपके पास जाऊंगा और ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मदरसों में अगर नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जनगणमन सिखाया जाता है तो इसमें किस बात की आपत्ति हो सकती है कट्टरपंथी ताकतों को? देखिए, ऐसा है कि ये पहला ऐसा वाकया है कि ये सुनने में आया कि भाई नेशनल एंथम पढ़ने की वजह से उनको मारा पीटा गया, उनके साथ जुल्म हुआ, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता। हिंदुस्तान में ये पहला वाकया है। बाकी स्कूलों में, मदरसों में, बहुत सी जगहों में जो है नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, शुरू से अब तक है, और किस वजह से हुआ हम उससे वाकिफ़ तो नहीं है। और इसमें बहरहाल कुछ न कुछ तो पॉलिटिक्स है, हम इसको ही ऐसा समझते हैं, कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स है जी। तो इसको कट्टरपंथी से जोड़ना, और कि मतलब ये कट्टरपंथी है और उनको संरक्षण दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं समझते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है उनको। ठीक है, 45 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा राव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जीवीएल, पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है, क्या तृणमूल कांग्रेस की सरकार, क्या ममता बनर्जी की सरकार, आपको लगता है कि कट्टरपंथियों को बचाने की कोशिश कर रही है? पूरी तरह सुमित जी, तृणमूल कांग्रेस सरकार एक वोट बैंक राजनीति करके किसी न किसी प्रकार चुनाव जीतने के लिए पूरे माइनॉरिटी वोट्स को बटोरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आप मालदा का विषय ले लीजिए, मालदा में इतनी बड़ी एक तरह से आतंक फैला हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। सैकड़ों लोग उस पे 2.5 लाख लोग सड़कों पर आ गए थे, सैकड़ों लोग हिंसा में भाग लिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। केवल 8-9 लोगों के ऊपर रजिस्टर किया गया केसेस और उनको भी बेल दिया गया। पूरी तरह एक
एक रणनीति के तहत जी। माइनॉरिटी वोट्स को बटोरने के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी 45 सेकंड। थैंक यू सो मच जीवीएल, आपने अपनी बात रखी है। बीजेपी के संबित पात्रा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में अब जुड़ गए हैं, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले मैं अख्तर साहब, मैं आप ही से पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी क्यों चुप है इस पूरे मामले में? चाहे वो आपका इंसिडेंट हो, चाहे वो मालदा का इंसिडेंट हो, तृणमूल कांग्रेस डिबेट में भी नहीं आ रही है, तृणमूल कांग्रेस कुछ बयान नहीं दे रही है, क्यों? किस बात का आपको क्या लगता है अख्तर साहब? सुनिए, जो बात है, जो पॉलिटिशियन आदमी होता है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है। ममता बनर्जी, बंगाल को जो है यहाँ टॉलरेंस रहता है, यहाँ कम्युनल हार्मोनी है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हमारा जो बात है, ये बात जो हुआ इसमें कुछ इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, ये भी हम सोचता है। मगर जो बात है, अगर कोई गलती होगा तो, अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तकलीफ तैयार करेगा तो उसका देखना चाहिए। आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं अख्तर साहब, आप अपने स्कूल में अपने बच्चों को नेशनल एंथम नहीं सिखा सकते, ये टॉलरेंस है? हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? सर, ये तो ममता बनर्जी का बात नहीं है, ये बात है कुछ आदमी का जो अनकॉन्शियस है, जो अनकॉन्शियस है, कुछ हार्डलाइनर का आदमी है, वो लोग ऐसे करते हैं। तो हम लोग जो एजुकेटेड आदमी होता है, जो कॉन्शियस दावी करते हैं, हम लोग भी तो कभी-कभी हम लोग का पॉलिटिक्स करने के लिए कभी-कभी यूज करते हैं धर्म को। अख्तर साहब, उन हार्डलाइनर्स को जिनकी आपने कंप्लेंट की है, उनको अरेस्ट किया गया? एक्शन जो है सर, एक्शन दो ठो बात है। एक है हमारा सर्विस लाइफ का सिक्योरिटी, सेकेंड है जो लोग ये अन्याय किया था उसका खिलाफ कुछ एक्शन, जो अन्याय किया था उसका खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस जो है वो बोल रहे हैं हम लोग एक्शन ले रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी लीजिए। वो लोग क्यों 9 महीने हो गए एक्शन नहीं लेगा? के खिलाफ में जो एक्शन है, जो सेक्शन है, जो सेक्शन वो लोग को पुलिस दिया है बोलिए। 1 मिनट, मगर हमका सर्विस का प्रोटेक्शन दिया है, मगर बोलिए। 1 मिनट, संबित पात्रा से मैं पूछ रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप सरकारी नौकरी में हैं, आप ज्यादा और बात नहीं कर सकते, लेकिन संबित पात्रा, जो परेशानी है अख्तर साहब की वो समझ में आ रही है कि अगर वो बोलेंगे तो दिक्कत है, नहीं बोलेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि उनको वहां रहना है। देखिए, मैं अख्तर साहब के साथ 2 दिनों से लगातार चैनलों में हूं और मुझे पता है एक चैनल में तो 2 बार उन्हें धमकी दी गई मेरे सामने ही कि आपको कम पीटा गया है और ज्यादा पीटना चाहिए और आप पिटेंगे। इस प्रकार ये बैठे हैं अख्तर साहब, उनसे पूछिए, इस प्रकार बोला गया। आज भी डरे हुए थे। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत हिम्मत का काम है, एक फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ आगे आना। मैं उनको बधाई भी दूंगा और मैं जानता हूं उनके कंस्ट्रेंट्स है। ये हमारा काम है कि सच्चाई को हम लेके आए। देखिए, एक बड़े कैनवस पे आइए, आज बंगाल में हो क्या रहा है। वो बंगाल जिसके लिए कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल से रविंद्रनाथ टैगोर आए, बंगाल से नेशनल एंथम का आविर्भाव हुआ। बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर का देन है। दुर्गा पूजा बंगाल में विश्व प्रसिद्ध है, वहां दुर्गा पूजा अब नहीं हो सकता है। बीरभूम में आपने देखा किस प्रकार से 5 वर्ष से एक गांव में दुर्गा पूजा की जो है परमिशन नहीं मिल रहा है। नेशनल एंथम जैसे विषय पे डिबेट होने लगे हैं अब। इससे ज्यादा शर्मसार का विषय पूरे विश्व के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप छोड़ दीजिए, कहीं वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता होगा। जहां से वंदे मातरम गाते हुए आज से 65 वर्ष पूर्व, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वंदे मातरम बंगाल से निकला और इस धुन को गाते हुए हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिला है। उस समय मुसलमानों ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हमें सोचना होगा कि आखिर ये अपीजमेंट कहां तक हमें ले आएगी कि एक सेक्शन को सिखाया जा रहा है, ये पॉलिटिकली सिखाया जा रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी अलग रखिए, आप वंदे मातरम को हराम कहिए, आप जनगण मन से अपने आप को दूर करिए और वोट बैंक। देखिए, मैं आपको खुल के बताऊं, आज मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, इमोशनली बोलूंगा। मैं 10 दिन पहले कलकत्ता गया था। आप कलकत्ता के किसी भी चौराहे पे चले जाइए, एक फोटो आपको दिखेगा, ममता बनर्जी ने अपनी पल्लू ऐसे किया हुआ है और वो नमाज पढ़ रही है। देखिए, ये बहुत अदब से मैं कहूँगा, यहाँ मौलाना साहब भी है। कभी किसी मौलाना साहब को आपने देखा कि मंदिर में टीका लगा के वोट के लिए प्रार्थना करते हुए? नहीं। क्यों? आप जो काम करना है आप मौलवी साहब को, आप जो बैठे हैं मासूम साहब, उनको आप प्रोटेक्शन दीजिए। आपने इनको प्रोटेक्शन तो नहीं दिया। आप इन्होंने चिट्ठी लिखा है, मैंने इंटरव्यू पढ़ा है पुलिस कर्मियों का, जिन्होंने कहा कि हमने स्टेट कमीशन को कहा, माइनॉरिटी कमीशन को, कि इनका मदरसा में जाना ठीक नहीं है वरना कम्युनल टेंशन भड़क जाएगा। ये नेशनल एंथम सिखाने के लिए भेज जा रहे हैं, उसके लिए आप कह रहे हैं कि कम्युनल टेंशन भड़क जाएगा। ये अपीजमेंट भी तो है। मिश्रा जी,
मिश्रा जी, ये इल्जाम कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी लगता है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के ऊपर तो पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करती है। देखिए ऐसा है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। और संबित पात्रा जी ने कहा, वो बंगाल के बारे में अच्छा कह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बंगाल में शांति है, बंगाल में कम्युनल हार्मोनी है, और बंगाल में आरएसएस और बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। पर हाँ, ये बात सही है, जो ममता बनर्जी यहाँ आरएसएस और बीजेपी को बढ़ने का और पनपने का मौका देना चाहती है। और इसी संदर्भ में आप मालदा के घटनाओं को देख सकते हैं। ये मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिश्रा जी, बहुत ज्यादा संपर्क है। हाँ नहीं, थोड़ा मुझे बता लेने दीजिए। जो कमलेश तिवारी नाम का शख्स मालदा में, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था मालदा में, वो तो उत्तर प्रदेश में अरेस्ट हो चुका था महीने भर पहले। अवस्थी जी, मुझे थोड़ा कंप्लीट भी करने दें आप। मैंने सुना है आपका प्रश्न। ऐसा है, जो मालदा में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस ये कट्टरपंथियों को मदद दे रही है। यहाँ कांग्रेस का दबदबा है, कांग्रेस के 2 सांसद हैं, हम लोग वहाँ पीस रैली भी कर रहे हैं। किंतु यहाँ बीजेपी और आरएसएस जो करना चाहती है, जो तृणमूल कांग्रेस चाहती है, जो बीजेपी को आर्टिफिशियली प्रॉप किया जाए, और बीजेपी जहां यदि मजबूत होती है तो उसको पूरा फायदा तृणमूल कांग्रेस को होता है, जो ऑपोजिशन का वोट डिवाइडेड होता है। इसके हिसाब से यदि आप चीजों को देखें तो आपको पता चलेगा, जो ये जैसे कि आसिदुल विश्वास है, वो तृणमूल कांग्रेस का ऑब्जर्वर है सुजापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसने ये किया है, पर अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और उसका कारण क्या है? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने पैर पश्चिम बंगाल में पसारने के लिए ममता बनर्जी के थ्रू राजनीति कर रही है, जो दोनों दुर्विरोधी हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दुर्विरोधी नहीं है साहब। अवस्थी साहब, आप नेशनल लेवल में काफी दिन से जर्नलिस्ट हैं, यहाँ के जर्नलिस्ट लोगों से पूछ लीजिएगा, यही चल रहा है बंगाल में। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ जो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करके और 2 पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं। गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। हाँ, ये तो कह रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल प्रॉपिंग किया जा रहा है। सुनिए, जवाब सुनिए मिश्रा जी। सामने रखा है, पश्चिम बंगाल के लोगों को पता भी है। नहीं, वो जवाब दें उनका, तो मैं जवाब दे रहा था जी। देखिए, मैं इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, इसको बड़े पर्सपेक्टिव में रखिए। इनका कहना कि मालदा में बीजेपी का हाथ था, 2.5 लाख मुस्लिम लोग वहां उतरे, जिसके खिलाफ बोलने उतरे वो तो जेल में है, तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी का हाथ कहां से है, ये तो जनता जानती है क्या सच्चाई है। मगर देखिए, 3 जिलों, मालदा एक जिला है, बाकी 3 जिलों के विषय में जब सेंसस आया अभी, तो सेंसस में हमने डिस्कशन किया था कि डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हुए। मेरा एक ही कंसर्न है, बीएसएफ की गाड़ियां जला दी गई, वहां पुलिस स्टेशन को तोड़ दिया गया, पुलिस के कर्मियों को बच के भागना पड़ा अपनी जान को बचाने के लिए। उस मालदा जिले में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ, जिस भी धर्म का हो, हिंदू का हो या किसी का भी माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो डरी हुई है, क्या उसको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है? क्या उसका कश्मीरी पंडित वाला हाल धीरे धीरे होने वाला नहीं है? ये सवाल जब उठाया जाएगा तो आप कहेंगे कि ये तो पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है, इसमें बीजेपी और ममता बनर्जी मिले हुए हैं। अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने कश्मीरी पंडितों का आज दयनीय परिस्थिति देखा है, क्या उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए? जब मालदा के सारे माइनॉरिटीज बाहर निकल जाएंगे, उनको मार के भगा दिया जाएगा, तब आप डिस्कशन करते रह जाइएगा क्या होगा, आज कश्मीरी पंडितों का क्या हो रहा है। वैसी परिस्थिति अगर बंगाल में हो जाए तो क्या आप और हम उसको होने देना चाहिए, या उस पर एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करके उसके समाधान को ढूंढना चाहिए? मेरा सवाल तो ये भी है आपसे मिश्रा जी, एक वक्त था हिंदुस्तान में अवार्ड वापसी का दौर चल रहा था, इतनी बड़ी हिंसा हो गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार भी नहीं कहा गया कि हमारे जिन लोगों को अवार्ड मिला है हम प्रोटेस्ट में अवार्ड लौटाते हैं। उस वक्त जब लोग अवार्ड लौटा रहे थे तब आप लोग उनके साथ खड़े हुए थे, और आप बीजेपी को और बीजेपी के प्रधानमंत्री को घेर रहे थे, क्यों? हाँ बिल्कुल। और मालदा की जो हालत है, मालदा में 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन लोगों ने वहां पर अपना पक्ष रखा है, हम लोगों ने कॉन्डेम किया है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया है जो किसने ये किया हुआ है, और सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। ममता बनर्जी की सरकार एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि वहां पर वो कट्टरपंथियों का बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिससे कि बीजेपी वहां काउंटर पोलराइजेशन कर सके। ये मालदा की स्थिति आई है तो बीजेपी वाले लोग पश्चिम बंगाल के बारे में यहाँ पर उनकी जो हमदर्दी है
वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ होने का कोई संभावना नहीं है। मालदा की स्थिति जो बहुत ही बिगड़ चुकी थी उस दिन, उसके बाद ये कंट्रोल हुआ है। हमारी लड़ाई है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। किंतु संबित पात्रा जी जैसा जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में और असम में, तो चीजों को पोलराइज किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। आप ये बताइए, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये थ्योरी समझा दीजिए कि मालदा में 2.5 लाख मुसलमानी केवल मालदा में नहीं हुआ है, ये बंगाल में भी हुआ है, ये लखनऊ में भी हुआ है, ये कानपुर में भी हुआ है, ये 10 और जगह हुआ है जहां लाखों की तादाद पे समुदाय के लोग बाहर निकले हैं। और जिस प्रकार से मालदा में हिंसा हुई है, इसमें बीजेपी क्या करेगी? क्या हमारे कहने पर लोग निकल के 2.5 लाख मुस्लिम लोग जो सड़क पे उतरे, वो क्या बीजेपी के कहने पर निकल कर आए हैं? मैं इसी बात को, रजा अकेडमी के नूरी साहब मेरे साथ हैं। गधा था क्या 2.5 लाख लोग? क्या ये गधा क्या 2.5 लाख लोग? एक बयान जो दिया गया डिसइंफॉर्मेशन है कमलेश तिवारी के द्वारा महीने भर पहले, उस पर महीने भर के बाद एक्शन हो, 1-1.5-2 लाख रुपए लोग इकट्ठे हो जाएं और वहां पे कानून व्यवस्था को हाथ में उठा लें, क्या ये उचित है? क्या ये जायज है? बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि मैं बात सुन रहा था पात्रा जी की भी और उनकी भी। इसमें ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, मोदी जी की, पात्रा जी की गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कि वो लोग कानून बनाएं कि किसी भी मजहब के धर्म गुरु के बारे में कोई भी टिप्पणी करता है उसको सजाए मौत होनी चाहिए। ये कानून बना दे, मुल्क में ये सूरत हाल पैदा होगी नहीं। और ये जो कमलेश ने जो किया है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का उसने जो आहत किया है और सबका दिल तोड़ा है। और उसने जो है ऐसी जगह उसने वो आग लगाई है कि वो आग जो है वो 1 महीने और 2 महीने की बात नहीं, वो जो है 10 साल तक बुझेगी नहीं, क्योंकि उसने बहुत ही गलत तरीके से किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जिसको दुनिया ने देखा नहीं, जाना नहीं, किसी भी जिसका कोई वजूद नहीं, उसको आप इतना इंपॉर्टेंस देंगे? जो जहर उगल रही है, आप देश के बड़े लोगों की बात नहीं सुनेंगे? नूरी साहब पार्लियामेंट है, उनके बारे में उन्होंने क्या एक्शन लिया आज तक? नहीं, आप मुझे बताइए, कमलेश तिवारी जिसका कोई वजूद नहीं है भारतीय राजनीति में, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी? उनको जी नहीं, वो तो गलत बात है। कमलेश तिवारी सही नहीं है। मिश्रा जी 1 मिनट, मेरा सवाल नूरी साहब से है। कमलेश तिवारी जिसका भारतीय राजनीति में कोई वजूद नहीं है, उसको आप इतनी इंपॉर्टेंस देंगे आज की तारीख में कि उसके कहने पर आप ये कहेंगे नेशनल चैनल पर कि कई सालों तक ये आग लगी रहेगी? इस आग को शांत करना हमारा काम है या भड़काना हमारा काम है? भाई भड़काना हमारा काम नहीं, सवाल ये है कि उसको गवर्नमेंट सजा देना, दे दिया ना कानून लाए कि किसी मतलब चाहे हिंदू देवी देवताओं के बारे में हो, उस पर क्रिश्चियन का हो, चाहे सिख का हो, चाहे मुसलमान का हो, किसी का भी अगर कोई धार्मिक जो है भावनाओं को अगर ये इस तरह से ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ जो है सजाए मौत होनी चाहिए। ये देखिए, फांसी की सजा लेनी चाहिए। जो भी देशद्रोही का केस होना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, मैं आपके जज्बात का कदर करता हूं, किसी को भी नहीं चाहिए कि किसी के धर्मगुरु के खिलाफ एक भी लफ्ज कहे, कहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। मगर मैं इतना, जो आपने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया कि सजाए मौत हो जानी चाहिए, तो हमारे देश के इतने बड़े फनकार थे हुसैन साहब, उन्होंने देवी देवताओं की क्या पेंटिंग की वो तो आप भी जानते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि हुसैन साहब को भी ऐसा ही होना चाहिए था? ओवैसी क्या कह चुके हैं राम की मां के बारे में, ये बता भी नहीं सकता, तो ओवैसी साहब को क्या फांसी हो जानी चाहिए थी? आजम खान ने भारत माता गायन कहा, तो आजम खान को फांसी हो जानी चाहिए। आप बताइए इनको सब फांसी होनी चाहिए उनके लिए, और उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। हमारे लिए अफसोस की बात है ये। तो सवाल ये है कि आप मुल्क में ऐसा कानून बनाइए कि कोई किसी की हिम्मत ना हो, ऐसी मतलब जुर्रत ना हो किसी के तौहीन करने की, चाहे वो हुसैन साहब हो, चाहे मौलाना चाहे सामित पात्रा साहब हो, जी आखिरी 10 सेकंड में बात होनी चाहिए। ऐसा कानून लाइए। देखिए, पार्लियामेंट में आज आपकी आपका जो एक प्रश्न था इद्रिस अली के बारे में, उसके बारे में मैं बोल चुका हूँ। मालदा में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी, किंतु उसमें तृणमूल कांग्रेस की सरकार दायी है। इसका कम्युनल एंगल निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमारे दोनों एमपी वहां पीस रैली निकाल रहे हैं। मालदा की स्थिति शांत रहेगी। नूरी साहब, मिश्रा जी, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल सुर्खियों में है और बहुत गलत वजह से सुर्खियों में है। सांप्रदायिक परिस्थितियां वहां की लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, चाहे वो मालदा की घटना हो या फिर जनगण मन जैसे राष्ट्रीय गीत गाने पर रोक लगने की बात हो रही हो, उसको रोकने की बात हो रही हो। हमने ट्विटर पर पोल किया था, यही सवाल पूछा था कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार मुस्लिम कट्टरपंथ की अनदेखी कर रही है। हमारे पास सैकड़ों की संख्या में जवाब आए हैं। 91% लोग हाँ में जवाब देते हैं
कि मुस्लिम कट्टरपंथ की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। आज हम तो पूछेंगे में अभी इतना ही।